हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवेंचंद क्लासेज में। मैं देवेंचंद पांडे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको केमिस्ट्री के क्लास 12 की केमिस्ट्री के इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ विलेन चैप्टर के बारे में। विलेन चैप्टर में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उस चैप्टर में मैंने अभी तक बताया है, विलेन चैप्टर में मैंने अभी तक आपको बताया है कि परासरण क्रिया के बारे में। विसरण और परासरण में मैंने अंतर बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले परासरण की। जो परासरण क्रिया है वो प्रकृति में मुख्यतः दो प्रकार से होती है। प्रकृति में ओस्मोसिस परासरण क्रिया, ओस्मोसिस प्रोसेस इज टू टाइप्स। क्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। सबसे पहली बात करते हैं हम बाह्य परासरण। क्या? बाह्य परासरण। तो बाह्य परासरण होता क्या है दोस्तों? बाह्य परासरण क्या करते हैं? अंगूर को गाढ़ी चीनी के घोल में एक सिरा बनाएं, एक पात्र लें और उसमें क्या करें, अंगूर ले चीनी लें और पानी लें। चीनी और पानी, चीनी की मात्रा थोड़ा ज्यादा कर लें और उसको क्या करें, टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर एक सिरे के रूप में बना लें। जैसे जलेबी का सिरा होता है उस रूप में उस सिरे को बना लें और उस सिरे में क्या करें, अंगूर को डाल दें। अंगूर को जब उस सिरे में डाल देते हैं तो होता क्या है दोस्तों, अंगूर सिकुड़ जाता है। क्या होता है? अंगूर सिकुड़ जाता है, सूख जाता है। और क्यों? क्योंकि क्या होता है, अंगूर की जो बाहर वाली बाह्य कोशिका परत होती है, उस बाह्य कोशिका परत से होकर जल के अणु, अंगूर के जो जल के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, उस सिरे में आ जाते हैं और अंगूर सूख जाता है। तो देखेंगे, लिखेंगे, अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में, गाढ़े चीनी के घोल में, चीनी के घोल में डालने पर अंगूर की बाह्य कोशिका परत से, अंगूर की बाह्य कोशिका परत से जल के अणु सिरे में आ जाते हैं। जल के अणु सिरे में आ जाते हैं और अंगूर सिकुड़ जाता है। सिरे में आ जाते हैं और अंगूर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और अंगूर सिकुड़ जाता है, सूख जाता है। यह क्रिया क्या होती है? बाह्य परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? बाह्य परासरण कहलाती है। यही क्रिया क्या होती है दोस्तों? बाह्य परासरण होती है। यानी जब क्या हो, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता विलयन की ओर, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर क्या हो, आपका विलय कणों का प्रवाह हो। कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलय कणों का प्रवाह हो। क्या हो? विलय कणों का प्रवाह हो तो उसे बाह्य परासरण कहते हैं। और अंतः परासरण की बात करते हैं हम। अंतः परासरण क्या होता है? इंडोओस्मोसिस क्या होता है दोस्तों? अंतः परासरण, अंतः परासरण, इंडोओस्मोसिस। बाह्य परासरण एक्सोओस्मोसिस और अंतः परासरण इंडोओस्मोसिस। इंडोओस्मोसिस होता क्या है दोस्तों? जब क्या करते हैं हम, अंगूर का ही उदाहरण ले लीजिए। सूखा अंगूर है, किशमिश है। क्या है? किशमिश है। किशमिश को जल में डुबो दें। क्या करें?
जल में डुबो दें। किशमिश को जल में डुबोने पर जल के अणु किशमिश की बाह्य कोशिका परत से होकर अंगूर के भीतर, सॉरी किशमिश के भीतर, किसके भीतर, किशमिश के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। किशमिश फूल जाती है। दोस्तों बात को समझेंगे। करना क्या है, किशमिश ले लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए, जल में डाल दीजिए, और जल में डालने के बाद क्या होता है, जो जल के अणु हैं वो किशमिश के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। किसके भीतर, किशमिश के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। ऐसा किसके कारण होता है, अंतःपराशरण के कारण। अर्थात निष्कर्ष यह निकलता है कि जब किशमिश क्या होती है, तरल होती है, और जल क्या होता है, गाढ़ा होता है, क्योंकि किशमिश की क्षमता उसकी अपेक्षा कम है। ठीक, तो जब आपका जल यानी जिसकी क्षमता अधिक है, यानी जब जल के अणु किशमिश के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, यानी क्या होगा, दो आपके विलयन होंगे, उन दो विलयनों में से जब अधिक सांद्र विलयन के विलेय कण कम सांद्र विलयन की ओर प्रवाह कर जाए तो आपका अंतःपराशरण होगा, और जब आपका अधिक सांद्र विलयन कम सांद्र विलयन अधिक शांत की ओर क्या करे, अधिक शांत की ओर प्रवाह करे तो वह क्या होगा, बाह्य पराशरण होगा। कम सांद्र अधिक शांत की ओर तो अंतःपराशरण, और जब अधिक शांत कम शांत की ओर क्या, तो बाह्य पराशरण। अब दोस्तों बात आती है पराशरण क्रिया में। एक ये इसमें किशमिश की परत हुई, किशमिश की पन्नी हुई, और उसमें अंगूर की परत हुई, तो क्या हुआ, ये एक पन्नी है, इस पन्नी को ही क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली की हम लोग बात कर लेते हैं। अर्धपारगम झिल्ली होती क्या है दोस्तों, अर्धपारगम झिल्ली, चले अर्ध पारगम्य झिल्ली। झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेरेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेरेबल मेम्ब्रेन, क्लियर। सेमी परमेरेबल मेम्ब्रेन चल, सेमी परमेरेबल मेम्ब्रेन है क्या, दो मैंने आपको उदाहरण दिए, इन उदाहरणों से एक बात स्पष्ट हुई, लिख लेते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि परासरण क्रिया के लिए, परासरण
क्रिया के लिए एक झिल्ली की आवश्यकता होती है। एक झिल्ली की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो अंगूर और किशमिश है और जल और सीरा है, दोनों में ही विलायक के अणु क्या होते हैं? अंगूर है, अंगूर में जो उसका अंदर का जल होता है वो क्या होते हैं? उसे कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। इस कंडीशंस में ये क्या होता है, इसका मतलब कि वो विलायक ही है। क्या है? विलायक है, वो विलेय नहीं है। तो क्या मैंने कहा था, विलेय है ना। तो यहीं पर बात समझना है, थोड़ी सी गलती करेंगे तो उससे हम लोग क्लियर कर पाएंगे। तो जो जल है उसके अंदर का वो क्या है? विलायक है। तो झिल्ली से ऐसी झिल्ली होती है जिससे क्या होता है, विलायक के अणु आर पार हो पाते हैं और विलेय के अणु आर पार नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अतः वे झिल्लियां जिनसे होकर विलायक, किसके? विलायक के अणु तो आर पार हो जाते हैं, परंतु ध्यान रहे विलेय के अणु नहीं। परंतु विलेय के अणु नहीं, परंतु विलेय के अणु आर पार नहीं हो पाते हैं। क्लियर? समझ में आएगा? चलिए नोट करें। जैसी ही झिल्लियां क्या कहलाती हैं? अर्धपारगम झिल्लियां कहलाती हैं। ठीक है, अणु नहीं कॉमा अर्धपारगम झिल्लियां कहलाती हैं। ओके, नोट कर लेंगे, नोट करेंगे। चलिए आगे देखिए। अर्धपारगम झिल्ली के प्रकार। अर्धपारगम झिल्ली के प्रकार। नंबर 1, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली के बारे में, नेचुरल सेमी परमेरेबल मेम्ब्रेन। नेचुरल सेमी परमेरेबल मेम्ब्रेन के लिए जो आपकी जंतुओं एवं वनस्पतियों के भीतर झिल्लियां होती हैं, पेड़ पौधों की मूल लोम होते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, वे सभी क्या हैं? आपकी प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियां हैं। चलिए देखिए। जंतु एवं वनस्पति जगत में, जीवों में, है ना, वनस्पति जगत में पाई जाने वाली झिल्लियां, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियां कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियां कहलाती हैं। अर्धपारगम का मतलब आधा आर पार हो पाए, आधा नहीं, विलायक के अणु आर पार हो पाए और विलेय के नहीं। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। क्लियर? चलिए आप लोग नोट करें, तब तक मैं मार्कर को इंक पिला लेता हूं, है ना। मार्कर प्यासा है भाई, चले इंक पिला। उदाहरण, बकरे का आमाशय देखा है ना, बकरे का
अमाशय, अंडे के छिलके, अंडे के छिलके, अंगूर किशमिश, अंगूर किशमिश आदि की बाह्य कोशिका परत, बाह्य कोशिका सेल्स, बाह्य कोशिका परत, मूल रोम आदि। मूल रोम आदि क्या है? प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियों के उदाहरण हैं। क्लियर? चल अब बात करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सेमी परेबल मेम्ब्रेन। चले, आर्टिफिशियल सेमी परेबल मेम्ब्रेन, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्लियां। आर्टिफिशियल सेमी परमेरेबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी वो कॉपर फेरोसाइनाइड थी। क्या थी? कॉपर फेरोसाइनाइड थी। बात समझने वाली है, इसके बारे में मैं इसको बनवाऊंगा भी, ठीक है ना? अभी इसको आप बनाएंगे भी। तो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सबसे पहले क्या थी? कॉपर फेरोसाइनाइड थी। इसे किसने बनाया था? वैज्ञानिक ट्राब ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया था। किसने? वैज्ञानिक ट्राब ने। तो क्या सर्वप्रथम प्रयोगशाला निर्मित श्लेष्मा युक्त, ये क्या होती? छिद्रदार श्लेष्मा युक्त कॉपर फेरोसाइनाइड कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है। अर्धपारगम झिल्ली है। इसे किसने बनाया था? वैज्ञानिक ट्राब ने बनाया था। क्लियर? इसी प्रकार अन्य कई सारी आपकी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्लियां हैं, जैसे फिनाल्तर हो गया, कैल्शियम फास्फेट हो गया, फिनाल्तर हो गया, और अन्य जो आपकी झिल्लियां हैं। तो कह सकते हैं क्या? सर्वप्रथम वैज्ञानिक ट्राब ने प्रयोगशाला में एक श्लेष्मा युक्त कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली का निर्माण किया, जिसे क्या कहते हैं? कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। इसी प्रकार अन्य कई सारी झिल्लियां हैं जो आपकी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्लियां हैं, जैसे कैल्शियम फास्फेट हो गया, CH3PO4 का होता है, कैल्शियम फास्फेट हो गया, फिनाल्तर हो गई आदि। क्लियर? चल अब इनको हम लोग अभी बनाएंगे भी। कॉपर फेरोसाइनाइड अभी हम लोगों को बनाना है लैब मेथड से। एक बर्कले हार्टले विधि है,
उस विधि द्वारा आपको क्या करना है, ये कृत्रिम आद्यपारगम झिल्ली बनाना है। चले, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही आपको मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी प्रकार हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जो कि बोर्ड के लिए अच्छा फील महसूस कराएगा। आपको सारी बातें समझाई जाएंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और आपके क्वेश्चन के आंसर देने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।